बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपीकल्चर और आज हम एपीकल्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। एपीकल्चर इकोनॉमिक ज़ूलॉजी का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम आपको बताएँगे कि किस तरह जो है वो एपीकल्चर किया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे क्या-क्या बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है क्योंकि ये आपको बताएगा कि एपीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है। If the bees disappear from the surface of Earth, man would have no more than 4 years to live. No more bees, no more pollination, no more man. क्योंकि आपको पता है जो हनी बीज होती हैं वो तकरीबन 65 से 70% तक पॉलिनेशन करवाती हैं और पॉलिनेशन जो होती है वो प्लांट्स के लिए बिल्कुल ज़रूरी होती है और इससे ही हमारी फूड चेन आगे बढ़ती है। तो इस तरह जो हनी बीज होते हैं अपना रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन के अंदर। यहाँ इस कोट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एपीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंट्रोडक्शन अगर हम देखें कि एपीकल्चर जो होता है उसको बी कीपिंग भी कहा जाता है और ये है क्या बेसिकली ये एक मेंटेनेंस होती है हनी बी की कॉलोनीज़ की। हनी बी के अंदर कॉलोनीज़ होती हैं, उनमें उनकी मेंटेनेंस, उनको रेयर करना, उनकी मेंटेनेंस जो होती है, उनको हम कहते हैं एपीकल्चर। कॉमनली जो है वो मैन मेड हाइव्स में जो हम रेयर करें, मेंटेन करें हनी बीज़ की कॉलोनी को, उनको हम कहते हैं एपीकल्चर। सो एपीकल्चर की डेफिनिशन क्या होती है? सो मेंटेनेंस ऑफ द हनी बी कॉलोनी व्हिच इज़ कॉमनली मेड मैन हाइव्स। हाइव्स जो होते हैं, जो हम बनाते हैं हाइव्स, छत्ता जो होता है उसको हम बनाते हैं, तो उनके अंदर जो मेंटेनेंस करें हम हनी बीज़ की, उनकी मेंटेनेंस को हम कहते हैं एपीकल्चर, जिसे हम बी कीपिंग भी कहते हैं। एपीकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है एपिस से, एपिस का मतलब होता है बी और कल्चर का मीनिंग होता है रेयर करना। उसके बाद जो बी कीपर होता है उसे एपियरिस्ट कहा जाता है, जो कि कलेक्ट करता है बी हनी को, बी वैक्स को और जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनमें उनको कलेक्ट करता है। उसे हम कहते हैं बी कीपर या उसे एपियरिस्ट कहा जाता है। उसके बाद लोकेशन जहाँ पर हम बी कीपिंग करें उस लोकेशन को हम कहते हैं एपियरी या उसे बी यार्ड भी कहा जाता है। अच्छा, प्रोडक्ट्स क्या-क्या हमें मिलते हैं एपीकल्चर में? वो हनी मेन प्रोडक्ट होता है, उसके बाद बी वैक्स होता है, प्रोपोलिस, पोलन, बी विनोम, रॉयल जेली और उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम देखें हनी बी की क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो होता है किंगडम। तो ये बिलॉन्ग करते हैं किंगडम एनिमेलिया से। इनका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है और ऑर्डर जो है इनका वो हाइनेमेटोरा है। हाइमेनेप्टेरा। तो हाइमेनेप्टेरा उसके बाद इनकी फैमिली होती है वो एपिडी है और उसके बाद दूसरी भी फैमिलीज़ होती हैं इनकी बहुत सारी, पर जो मेन फैमिली है हनी बी की वो है एपिडी। उसके बाद जो इनका जीनस होता है वो होता है एपिस और इनमें स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लेविया और उसके अलावा एपिस इंडिका और भी बहुत सारी स्पीशीज़ आ जाती हैं इनमें। हिस्ट्री की अगर हम बात करें जो मेन इनका जो हिस्ट्री है वो बेसिकली वैसे तो ये इजिप्ट में और चाइना के जो एरियाज़ थे वहाँ पर इनकी एपीकल्चर की स्टार्ट हम देखते हैं बिल्कुल बहुत सारे तकरीबन 200 एंड 2422 बीसीज़ जो है वो बिफोर क्राइस्ट इनमें इजिप्ट में जो एपीकल्चर जो है वो देखा गया था तक इनमें सन टेम्पल्स ऑफ नेसरीज में। उसके बाद 1882 1883 1884 में ये बंगाल और पंजाब इंडिया के ये कुछ इलाके हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम बी कीपिंग देखी गई थी मूवेबल हाइव्स में। मूवेबल हाइव्स जो है वो मॉडर्न मेथड्स होते हैं जिनमें हम हाइव्स को बाकायदे से मूव कर सकते हैं इनको। तो हम देखते हैं कि किस तरह हम जो है वो हाइव्स को मूव करके और उनसे हम बीज को कीप करते हैं और उनमें हम जो वो होते हैं हमारे पास बॉक्सेस होते हैं इनके ब्रूड बॉक्सेस होते हैं और उनको हम किस तरह बाहर निकालते हैं फिर उनको अंदर रखते हैं, उनमें हनी हम किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस जो मॉडर्न प्रोसेस था वो 1882 में बंगाल में देखा गया था, फिर 1883 1884 में पंजाब में भी देखा गया था, ये इंडिया में देखा गया था पहले। अगर हम बात करें बिल्कुल पहले जो है वो इजिप्ट में देखा गया था 2422 बीसी में और उसके बाद हम देखें यहाँ पर कि बी कीपिंग जो है वो इंडिया में इनका जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी क्योंकि 2016 में ही तकरीबन 90,000 मैट्रिक टन्स का जो हनी प्रोड्यूस हुआ था इस दौरान। उसके बाद आगे हम देखते हैं इनकी जो स्पीशीज़ होती हैं वो इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, जो इम्पोर्टेंट स्पेशी होती हैं वो क्या-क्या हैं और उनकी क्या-क्या इम्पोर्टेंस होती है कि किस तरह वो हनी हमें दे सकती है।
देयर आर मेनली 4 स्पीशीज़ जो ट्रू हनी बीज़ होती हैं ना, और वो जो बिलॉन्ग करती हैं जीनस एपिस से, फैमिली एपिडी से, उनमें 4 जो हैं वो स्पीशीज़ आ जाती हैं। एक आती है एपिस डोर्साटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस सिनाना इंडिका और दूसरी एपिस मेलिफेरा। एपिस डोर्साटा को हम रॉक बी भी कहते हैं, एपिस फ्लोरिया फ्लोरिया को हम लिटिल बी कहते हैं और एपिस इंडिका यानी कि जिसे हम एपिस सेरेना इंडिका भी कहते हैं, इसे हम एशियन बी कहते हैं या कॉमन इंडियन बी भी इसे कहा जाता है। उसके बाद यूरोपियन बी है हमारे पास, जिसे एपिस मेलिफेरा कहा जाता है। ये सारी की सारी जो है वो चारों मेन स्पीशीज़ होती हैं एपिस जीनस की और एपिडी फैमिली की। अच्छा, यहाँ पर देखें आप, ये है एपिस डोर्साटा। ये सब जो सब स्पीशीज़ है ना सारी की सारी, उनमें सबसे जो बड़ी साइज़ होती है वो इसी की होती है, एपिस डोर्साटा की। एपिस डोर्साटा जो है वो रॉक बी इसे कहा जाता है, इसको जायंट बी भी कहा जाता है। इसकी जो साइज़ है वो 220 मिलीमीटर है। उसके बाद जो हनी देती है कॉम्ब के अंदर, वो तकरीबन 60 पाउंड देती है। 60 पाउंड इक्विवेलेंट टू 30, 36, 35 केजी तक होता है ये। उसके बाद जो वर्कर बीज़ होती हैं इनकी, वर्कर बीज़ क्या हैं, क्वीन क्या है, ड्रोन क्या होता है, इसको हम आगे बढ़ेंगे, इसी स्लाइड में आगे पढ़ेंगे हम। जो वर्कर बीज़ होती है ना, वो तकरीबन 12,000 फ्लावर्स को डेली पॉलिनेट करती है ये इनकी। डॉर्साटा की जो वर्कर बीज़ होती है ना, वो तकरीबन 12,000 फ्लावर्स को डेली पॉलिनेट करती हैं। उनके बाद जो इनकी जो वर्कर बीज़ होती हैं वो स्मॉल होती हैं थोड़ी-सी, और जो एक्टिव होती है ज़्यादा, और उसके अलावा फ़िरोशियस नेचर होती है इनकी। इसका मतलब ये है कि ये एग्रेसिव होती है, यानी कि अपने पास किसी को आने नहीं देती। इसलिए ये डोमेस्टिकेबल नहीं है, यानी कि ये नॉन डोमेस्टिकेबल है। इसको हम एपीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं कहते, क्योंकि ये फेरोशियस नेचर, इनकी एग्रेसिव नेचर है, क्योंकि जब भी इनके पास जाता है कोई तो फिर वो उन पर हमला कर देती है। इसलिए इनको हम नॉन डोमेस्टिकेबल कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो एपिस डोर्साटा हैं, वो इनकी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में है, क्योंकि ये जो पॉलिनेटर के तौर पर, आम तौर पर ये पॉलिनेटर के तौर पर वर्क करती हैं और पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा करती है ये एपिस डोर्साटा वाली। और 35 से 40 केजी तक इनमें से हमें हनी मिल सकता है एक कॉम्ब पर। उसके बाद एपिस सेरेना इंडिका, जिसे हम एशियन बी भी कहते हैं, और ये जो है वो इंडियन बी, एशियन बी इसे कहा जाता है, और ये स्लाइटली स्मॉलर होती है एपिस डोर्साटा से। ये डार्क प्लेसेस पर रहती है, और ये जो कॉम्ब बनाती है ना, ये जो अपने छत्ते बनाती है, वो पैरेलल बनाती है बिल्कुल। और तकरीबन ये जो इनके कॉम्ब होते हैं वो तकरीबन 1 फीट तक चले जाते हैं इनके लॉन्ग। और उसके अलावा ये जो है वो जेंटल स्पेशी, एक इनकी जो नेचर है वो जेंटल है, और इनको हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं इज़िली। और उसके अलावा इनकी जो टेंडेंसी होती है स्वार्मिंग टेंडेंसी, स्वार्मिंग टेंडेंसी एक ऐसी टेंडेंसी होती है, अगर वो किसी छत्ते में बैठी हैं और बैठकर फिर वो उड़ जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं स्वार्मिंग टेंडेंसी। फॉर डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं उनके उड़ने के, जाने के। तो वो जो उड़कर जाना होता है इनका, इनको हम कहते हैं स्वार्मिंग टेंडेंसी, और दूसरा एब्सकॉन्डिंग भी होता है इनका। अच्छा, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें, ये जो हनी प्रोड्यूस करती है वो तकरीबन 8 टू 10 केजी हनी पर हाइव ये प्रोड्यूस करती है। एपिस फ्लोरिया ये बिल्कुल लिटिल होती है इनकी, इसलिए हम इनको लिटिल हनी बी भी कहते हैं, क्योंकि ये इनका जो साइज़ होता है वो बिल्कुल स्मॉल होता है। ये अपने ट्रीज़ जो होते हैं, श्रब्स होते हैं, एक्सपोज़ जो ज़ाहिर होते हैं हमें, वहीं पर ये अपने हाइव बना लेती हैं, और उनके अलावा ये बिल्कुल लेस हार्मफुल होती है। इनको हम विदाउट एनी प्रोटेक्टिव हैंडल्स के बिना भी हम इनको जो है वो आसानी से इनका जो हनी है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लेस हार्मफुल होती है। इनकी जो एब्सकॉन्डिंग टेंडेंसी होती है, सलाहियत होती है उड़ने की, वो क्या होती है, वो जो होती है वो हाई होती है, ये ज़्यादा उड़ जाती है। उसके अलावा दे कैन नॉट कीप इन द आर्टिफिशियल हाइव, इनको हम आर्टिफिशियल हाइव में यानी कि डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तो हनी भी बिल्कुल कम देती है, और उसके अलावा इनका जो टेंडेंसी होती है एब्सकॉन्डिंग की, ये वो बहुत हाई होती है, माइग्रेट कर जाती है ये। ये तकरीबन 0.5 से 1 केजी तक एक कॉम्ब में ये हनी देती है। बिल्कुल कम है ये नींद का। उसके बाद एपिस मेलिफेरा, ये अब जो है ना वो बिल्कुल जो डोमेस्टिकेटेड स्पेशी होती है ना, वो स्पेशी जो है एपिस मेलिफेरा है। इसको हम यूरोपियन या इटालियन हनी बी भी कहते हैं, क्योंकि ये इटली से हमें मिली थी, इसलिए हम इसको इटालियन हनी बी भी कहते हैं। और ये जो है वो बिल्कुल सूटेबल
कहा जाता है इस हनी बी को कि ये बेस्ट स्पेशी है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हनी भी हासिल कर सकते हैं और इसकी जो टेंडेंसी होती है स्वार्मिंग की, वो भी बिल्कुल कम होती है। जेंटल स्पेशी है ये और उसके अलावा जो हनी होता है ना, वो विदाउट एनी जो वेस्ट करने के बजाय वो बिल्कुल गैदर करती है अच्छे तरीके से उनको और बहुत ज़्यादा अमाउंट हमें प्रोड्यूस करके देती है। इनको हम कहते हैं एपिस मेलिफेरा। सो कमर्शियल के लिए जो बेस्ट स्पेशी होती है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो होती है एपिस मेलिफेरा। उसके बाद अगर हम देखें एपिस मेलिफेरा, ये है, आप इनकी स्पेशीज़ देखें, ये वर्कर बीज़ है इनकी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी क्या होती है बीज़ की? इनके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड्स जो होता है इनमें आई होती है, एंटीना, मैंडिबल होता है। जो थोरैक्स होता है इनका, इनमें थोरैक्स में विंग्स वगैरह अटैच होती हैं। उसके बाद इनका एब्डोमेन है, एब्डोमेन में फर्दर सेगमेंट्स आ जाते हैं और इनकी लेग्स हैं, लेग्स में इनके जो रेयर लेग्स होती हैं, इनकी हाइंड लेग्स होती हैं, इनमें पॉलन बास्केट होते हैं जिनमें ये पॉलेन्स जो है वो स्टोर करती हैं फर्दर पॉलिनेशन के लिए। अच्छा, उनके बाद कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें, इनकी कॉलोनी इनकी होती है। ये जो भी स्पीशीज़ होती है ना ऑर्डर हाइमेनेप्टेरा की, जैसे जिसमें वास्प आ जाता है, हनी बी आ जाती हैं, ये सारे के सारे ऑर्डर, ये जो हाइमेनेप्टेरा ऑर्डर है, ये सारा ऑर्डर जो है वो अपनी कॉलोनी बनाकर रहता है। तो हनी बी भी कॉलोनी बना के रहती है। इनकी मेनली जो है वो 3 कास्ट होती हैं, 3 इंडिविजुअल होते हैं इनके। एक होता है क्वीन, एक होती है क्वीन और दूसरा होता है ड्रोन और फिर होती है वर्कर बीज़। क्वीन जो होती है वो एक ही होती है, सेवरल थाउज़ेंड्स, तकरीबन 10,000 से 30,000 तक और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। वो वर्कर बीज़ होती हैं और उसके अलावा जो कुछ हंड्रेड्स, तकरीबन 2 टू 300 जो है वो ड्रोन्स होते हैं, इनके मेल ड्रोन्स होते हैं। जो साइज़ होता है इनका वो क्वीन का ज़्यादा होता है सबसे बड़ा, उसके बाद ड्रोन आता है, बिल्कुल छोटी जो होती है वो वर्कर बीज़ होती है। उसके बाद जो इनका स्टेजेज़ होती है डेवलपमेंट की, वो एग है, लार्वा है, प्यूपा है, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं ब्रूड। उसके बाद क्वीन जो होती है ना, क्वीन क्या होती है, क्वीन जो है वो मदर होती है सारे के सारे हाइव की, क्योंकि ये अंडे देती है तकरीबन 1500 से 2000 तक ये एग देती है डेली। उसके बाद जो है वो ये क्वीन जो होती है वो ज़्यादातर जो है वो हाइव में अंदर रहती है। अगर बाहर चली जाती है तो फिर कुछ पर्पज़ होते हैं उनके, खाना खाना है या खाने की जो है वो बिल्कुल शॉर्टेज हो गई है, वर्कर भी सही से काम नहीं कर रही हैं, तो फिर वो उनको जाना पड़ता है बाहर। या फिर हाइव जो है वो उन पर खतरा है, वेदर चेंज हो गया है, तो फिर वो क्या करती है, फिर वो चली जाती है बाहर। उसके बाद जो है वो अगर हम देखें कि ये जो क्वीन होती है वो इसको मदर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वर्कर बीज़ को भी और ड्रोन्स को भी ये खुद प्रोड्यूस करती है, इसलिए इनको मदर ऑफ द कॉलोनी कहा जाता है। होल कॉलोनी, सारी कॉलोनी की मदर कहा जाता है इसको। सो परफेक्ट जो डेवलप्ड फीमेल होती है वो यही क्वीन होती है। तकरीबन 1500 से 2000 तक ये अपने एग देती है डेली और ये ले करती हैं फर्टिलाइज्ड एज़ वेल एज़ अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं उनमें से कोई वर्कर और क्वीन बनती है और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनसे ड्रोन बनता है। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, जो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं एग वो होते हैं हैप्लॉयड। और उनके बाद जो गुड क्वीन होती है ना वो तकरीबन 2 और मोर ईयर तक वो सर्वाइव कर सकती है और अच्छे से वो अपने एग दे सकती है। और वैसे अगर हम देखें तो वो क्वीन जो होती है वो 8 ईयर से ज़्यादा भी रह सकती है। जो आर्टिफ़िशियल हम बनाते हैं एपीकल्चर में आर्टिफ़िशियल जो हम बनाते हैं ना हाइव, उनमें हम हर साल क्वीन को चेंज करते हैं ताकि हमें जो ब्रूड मिले वो अच्छा क्वालिटी वाला मिले। क्वीन जो होती है वो एक सब्सटेंस रिलीज़ करती है जिसे हम कहते हैं क्वीन फेरोमोन। अच्छा, इस क्वीन फेरोमोन का क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि जो वर्कर बीज़ होती है ना, उनको अपने अंडर कंट्रोल रखना और जो एग लार्वा पड़े हैं ना आमने-सामने, उनको भी अंडर कंट्रोल रखना ताकि वो क्वीन जो है वो अपनी डोमिनेंसी बरकरार रख पाए। अगर वो क्वीन ये फेरोमोन रिलीज़ ना करे, अगर या क्वीन फिर चली जाए हाइव से तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि जो दूसरे लार्वा हैं या एग है वो न्यू क्वीन बनाना शुरू कर देंगे। जो सबसे पहले बनेगा लार्वा को वही जो है वो क्वीन कहलाएगा। जब क्वीन चली जाती है हाइव से बाहर और उसके फेरोमोन जो है उसका असर वो खत्म हो जाता है, तकरीबन 30 मिनट्स तक क्वीन अगर बाहर रहे हाइव के तो फिर वो जो है ना उसका फेरोमोन्स का असर जो है वो खत्म हो जाता है। तो फिर क्वीन जो है वो अगर चली जाती है तो फिर न्यू क्वीन जो होती है वो बनना शुरू हो जाती है उन लार्वा से, उन जो न्यू लार्वा होते हैं ना उनसे। जो सबसे पहले लार्वा बनेगा वही क्वीन बन जाता है फिर। ये तब होता है जब क्वीन जो है वो हाइव से चली जाती है, स्वार्म कर जाती है,
तो उसके दौरान फिर जो इनका फेरोमोन्स का असर होता है वो ख़त्म हो जाना शुरू हो जाता है। तकरीबन 30 मिनट्स तक अगर अगर क्वीन बाहर रहे हाइव से तो फिर उनका असर ख़त्म हो जाता है। फिर क्वीन क्या करती है, फिर वो क्वीन चली जाती है और दूसरी क्वीन जो है वो बनना शुरू हो जाती है। इस तरह ये जो है इनका क्वीन का जो शफलिंग होती रहती है। एग अगर हम देखें यहाँ पर ये एग ले करती है क्वीन। क्वीन जो है वो एग ले करती है, उसके बाद जो फर्टिलाइज़ होती है अनफर्टिलाइज़ फर्टिलाइज़्ड एग बनाते हैं फीमेल्स, जो अनफर्टिलाइज़्ड बनाते हैं वो मेल बनाते हैं। मेल से बनता है ड्रोन। और जो फर्टिलाइज़्ड एग होते हैं उनमें अगर फीडिंग जो है उनकी लाइट है और जो हेवी फीडिंग उनकी यानी कि रॉयल जेली जो होती है वो हाई फीडिंग होती है कि हाई क्वालिटी फूड होता है। और जो लाइट क्वालिटी फूड है, लो क्वालिटी फूड है, वो अगर वो खाती है तो वो बनती है वर्कर बीज़। अगर हाई क्वालिटी फूड खिलाया जा रहा है किसी फीमेल को हाइव के अंदर तो वो बन जाती है क्वीन। तो इनका जो कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो फूड के बेस पर भी होता है। अगर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी खाती है, क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी है फूड की तो फिर वो बनाती है अपनी क्वीन। और अगर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है फूड की तो वो वर्कर बीस खाती है। और ड्रोन भी जो है वो उनको कभी क्या खिलाया जाता है, इनको कभी रॉयल जेली खिलाया जाता है जब ये लार्वा होते हैं, उसके बाद इनको जो है हनी और उसके अलावा मिक्सचर होता है इनका, ये सारी चीज़ें इन्हें खिलाई जाती हैं। उसके बाद वर्कर्स जो होती हैं उनका एक इनको इम्परफेक्ट और स्टेराइल फीमेल कहा जाता है क्योंकि ये एग नहीं देती। वर्कर का काम होता है सारे के सारे हाइव का जो है वो उनको सँभालना, उनकी लेआउट करना सारे के सारे हाइव का, ताकि ये क्या होती हैं वर्कर जो होती है वो अनएबल होती है मेट करने, यानी ये मैटिंग नहीं करती। ये क्या करती हैं, ये क्वीन का और उसके अलावा जो अंदर लार्वा हाइव के अंदर प्रेज़ेंट है, उनको फीड करवाना, उनको गार्ड गार्ड करना यानी कि उनकी जो प्रोटेक्शन करना, तो और उसके अलावा क्वीन जो होती है उनको खाना देना, उनके लिए खाना बनाना, ये सारा का सारा काम होता है वर्कर बीज़ का। वर्कर बीज़ जो होती है वो उनके काम जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनके डेज़, उनकी जो एज है उनके हिसाब से। तकरीबन जब आफ्टर फर्टिलाइज़ेशन 3rd डे ऑफ इमर्जेंस, तीसरे दिन पर ये इमर्ज हो जाती है। एग से। और जो तीसरा दिन होता है ये यहाँ पर काम क्या करती है आफ्टर जो एग से ले हो गई है, अब ले होने के बाद में तीसरे दिन में ये क्या करती हैं, तीसरा दिन हो गया इनके इमर्ज होने पर, अब तीसरे दिन पर ये काम करना स्टार्ट कर देती है अपना। सबसे पहले ये क्या करती हैं, सबसे पहले ये जो हाइव है वो उनको क्लीन करना स्टार्ट कर दी। जो हाइव की वॉल्स हैं, फ्लोर है, जो हाइव पर ये जो एग्स हैं ना उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या उसके अलावा और जो भी वेस्ट है वहाँ पर उनको साफ करना। 3rd डे पर ये क्लीनिंग का काम करती है ये वर्कर बीस। 4th से 6th डे तक क्या करती है, जो ओल्डर लार्वा होते हैं, यानी कि जो लार्वा पड़े हैं आप आपस आस-पास में, उनको फीड करवाना। किससे फीड करवाते हैं? मिक्सचर ऑफ हनी एंड पॉलन से। उसके बाद उसके अलावा ये लेआउट भी करते हैं हाइव का। और देन 7 से 11 डे पर ये क्या करती है, हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड्स होता है इनके पास, फूड ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, इनके माउथ के पास होता है। ये क्या करते हैं, इससे रॉयल जेली बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और रॉयल जेली जो होता है वो लार्वा की फीडिंग होती है, लार्वा जो होते हैं इनके हनी बीज के, वो इन पर फीड करते हैं। देन 12 डे से लेकर 18 डे तक ये क्या करती है, वैक्स डेवलप करती है। इनके एब्डोमेन के अंदर तकरीबन 8 स्केल्स होते हैं वैक्स ग्लैंड्स के, वहाँ पर ये वैक्स प्रोड्यूस करती है। और वैक्स क्या करता है, ये हाइव को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है, कॉम्ब बनाने में मदद करता है। और उसके अलावा ये इसी 12 से 18 डे तक ये नेक्टर भी लेते हैं, बाहर से पॉलन लेते हैं, वाटर, प्रोपोलिस इनको गैदर करती हैं, अपने कॉम्ब के अंदर और हनी भी बनाना स्टार्ट कर देती है। और उसके अलावा ब्रूड को जो है ना वो गरम रखती है। किस तरह, इनके जो विंग्स होते हैं ना, इनका वो विंग्स जो है ना वो बड़े काम के हैं इनके। तकरीबन मैंने सुना है कि एक ये जो विंग्स होते हैं इनके 1 सेकंड के अंदर ये तकरीबन 200 से भी ज़्यादा तक ये अपने जो विंग्स होते हैं वो फड़फड़ाती हैं। इससे होता क्या है, हाइव जो है वो उनमें कूलिंग भी होती है और उसके अलावा ये जो हनी बनने का प्रोसेस होता है ना वो भी होता है। हनी बनने का प्रोसेस किस तरह है वो आगे हम पढ़ेंगे, उनमें डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि पानी जो है वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये बाहर से लेके आती है नेक्टर, नेक्टर को जो है वो नेक्टर तो वो होता है, फ्लूइड होता है, और उसको डिहाइड्रेट करना यानी कि पानी उसका सुखाना। और उसके अलावा एक जो बी वर्कर बी होती है वो नेक्टर एक मुँह से लेकर दूसरे वर्कर बी को देती है, वो उसके मुँह में चला जाता है। इस तरह ये होती है रीगर्गेट, रीगर्गिटेशन होती है इसकी, रीगर्गिटेशन होती है उसमें। फिर उसके बाद विंग्स के ज़रिए ये डिहाइड्रेशन करती है उसकी। और उसके अलावा एंजाइम्स होते हैं कुछ इनके, बड़ा प्रोसेस होता है इनका, फिर जाके ये हनी बनती है।
उसके बाद हम देखें 20th डे पर, ये जो 20 डे होता है उस पर ये अपना गार्ड एक ड्यूटी परफ़ॉर्म करती हैं, यानी कि ये एक्सप्लोर भी करती हैं, फ़ोरेग भी करती हैं और उसके अलावा वो जो 20 डे से ऑनवर्ड है ना, वहाँ पर ये एक्सप्लोर करती हैं, फ़ोरेग करती हैं, नेक्टर को ढूँढती हैं, पॉलिन्स ढूँढती हैं और वाटर और प्रोपोलिस को ये कलेक्ट करती हैं। सो 20 डेज़ पर ये गार्ड का काम परफ़ॉर्म करती हैं और 20 से ऑनवर्ड जो है वो ये खाना वगैरह सर्च करने के लिए ये आगे बढ़ जाती हैं। उसके बाद ड्रोन्स, ड्रोन्स जो होती है ना, ये कुछ काम नहीं करते, ये ऐसे ही बैठे होते हैं हाइव के अंदर। इनका काम जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्टिलाइज़ेशन करना होता है फीमेल के साथ, मैटिंग करनी होती है। उसके बाद जो ड्रोन होते हैं ये ना तो कोई काम परफ़ॉर्म करते हैं, ना कोई ड्यूटी परफ़ॉर्म करते हैं, बल्कि करते क्या हैं, ये बैठे हुए होते हैं और उसके अलावा 3 से 4 वर्कर बीज़ इनको खाना खिला रही होती हैं। और इनको क्या कर रही होती है, खाना खिला रही होती है और रेयर कर रही होती है, इनको पालती है। उसके बाद ड्रोन जब ब्रीडिंग सीज़न आता है, क्वीन चली जाती है, इनका एक फ्लाइट होता है जिसे हम कहते हैं नेप्चुरल फ्लाइट या मैरेज फ्लाइट भी जिसे हम कहते हैं, वो क्वीन चली जाती है और ड्रोन्स भी जो है वो उनके पीछे चले जाते हैं, सेवरल हंड्रेड्स ड्रोन्स। जिसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला ड्रोन होता है, जो स्ट्रॉन्ग ड्रोन होता है ना, वो रीच करता है वहाँ पर और फर्टिलाइज़ेशन वहाँ पर वेटिंग होती है। और मेटिंग करने के बाद जो है वो जो क्वीन होती है ना, वो अपने स्पर्मेथिका में स्पर्म्स स्टोर कर देती है। देन जब उसकी मर्ज़ी होती है फर्टिलाइज़ेशन करके एग रिलीज़ करती है। वो अनफर्टिलाइज़ भी एग रिलीज़ कर सकती है, फर्टिलाइज़ भी रिलीज़ कर सकती है, उसकी मर्ज़ी होती है क्वीन की। अगर उसके बाद ड्रोन का क्या होगा, ड्रोन जो है वो अ, अक्सर करके ड्रोन जो होता है वो उसके बाद जो उसकी डेथ हो जाती है फर्टिलाइज़ेशन के बाद, जिसे हम सेक्सुअल सुसाइड भी कहते हैं। मगर सम केसेस में अगर वो बच भी जाता है, तो फिर वो क्या करता है, हाइव की तरफ आता है, फिर वर्कर बीज़ जो होती है उसको हाइव से उठाकर बाहर फेंक देती है और उसके बाद जो है वो बाहर चला जाता है, क्योंकि उस ड्रोन का फिर काम नहीं होता, वो वन्स टाइम ही वो मैटिंग कर सकता है। उसके बाद ड्रोन जो है वो समटाइम्स बच जाता है, तो फिर वो हाइव में उसको अलाउ नहीं किया जाता। हाइव में अलाउ नहीं किया जाता, तो फिर बाहर वो अकेला रह नहीं पाता, क्योंकि उसको आदत होती है, उसको दूसरे फीड करवाते हैं, तो फिर वो स्टार्वेशन भूख की वजह से वो खुद ही ऑटोमैटिकली मर जाता है 1-2 दिन के अंदर। तो इस तरह ड्रोन की भी वो जो है वो डेथ हो जाती है। वो उसकी वो ट्रॉमास जो होते हैं, ये फिज़िकल ट्रॉमास जो है वो सेक्सुअल ट्रॉमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस तरह फिर ये ड्रोन की जो है वो डेथ हो जाती है। उसके बाद सोल फंक्शन अगर हम देखें ड्रोन का, तो वो एक ही बार मैटिंग करना होता है एट द कॉस्ट ऑफ हिज़ लाइफ। जो मैक्सिमम लाइफ होती है ड्रोन की, वो तकरीबन 60 डेज़, 59 डेज़ से 60 डेज़ तक होती है। अच्छा, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हनी है। हनी हमें नेक्टर्स, जो प्लांट के नेक्टर होते हैं ना, वो वर्कर बीज़ लेके आती हैं। फिर वो उनको प्रोसेस करती हैं, सारा डिहाइड्रेट करना, एंजाइम्स के इन्वर्टेज़ एंजाइम यूज़ करना, रिगरगेट करना और उसके अलावा ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है वो हनी बनती है। नेक्टर लेती हैं, नेक्टर नेक्टर एक फ्लूइड होता है, फ्लोएम सेप होता है। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है सुक्रोज़ का, मोस्टली इसमें सुक्रोज़ होता है। फिर उसको जो है वो उस तरह इसको बनाया जाता है। ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, रिगरगिटेशन होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, फिर जाके जो है वो हनी बनती है। अच्छा, अगर हम देखें कंपोज़िशन क्या है हनी की, तो हनी में 17% पानी होता है, उसके बाद शुगर होती है 82.5%, सबसे ज़्यादा इसमें होती है फ्रक्टोज़ 38%, उसके बाद ग्लूकोज़ 31% होती है, माल्टोज़ इनमें 7% होता है और जो सुक्रोज़ होता है 1.5%, उसके बाद सेवरल अदर मिनरल्स और उसके अलावा कुछ एंजाइम्स, विटामिन्स वगैरह भी प्रेज़ेंट होते हैं कुछ अमाउंट्स में। बी-वैक्स क्या होता है? बी-वैक्स एक एक प्रोडक्ट होता है इनका ही, एपीकल्चर का ये प्रोडक्ट है। इसमें क्या मिलता है हमें, ये बनता कैसे है सबसे पहले, कि ये जो बनते हैं ना, ये बनते हैं बेसिकली स्केल्स से। तकरीबन के एब्डोमेन के अंदर 8 स्केल्स मौजूद होते हैं। 8 स्केल्स मौजूद होते हैं, वैक्स ग्लैंड जिसे हम कहते हैं। वो वैक्स ग्लैंड बनाते हैं वैक्स, जिससे कॉम्ब वगैरह बन जाता है। अच्छा, कॉम्ब बनने के बाद ये जो वैक्स होता है, इसको हम यूज़ करते हैं फिर दूसरे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जिसमें कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फूड, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं और उसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा, जो बी वैक्स होता है, इसकी कंपोज़िशन क्या है? ये फैटी एसिड होता है और लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, ये दोनों मिलकर बनाती हैं बी वैक्स। उसके बाद हमारे पास है रॉयल जेली। रॉयल जेली मैंने आपको बताया कि ये फीडिंग जो लार्वा होते हैं और क्वीन होती है, ये टोटली डिपेंड करते हैं रॉयल जेली पर। क्योंकि ये एक स्पेशल फूड होता है जो कि वर्कर बीज़, यंग वर्कर बीज़ सीक्रेट करती है अपने हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड्स से।
उसके बाद कंपोज़िशन क्या है इसकी? वो इसकी कंपोज़िशन है 66% वाटर है, 14% प्रोटीन्स हैं और 14% कार्बोहाइड्रेट है और 5% इसमें लिपिड होता है। पॉलिन्स क्या होते हैं? पॉलिन्स मेल गैमीट्स होते हैं आमतौर पर अगर हम देखें वर्कर बीस में तो इनका क्या काम होता है? ये पॉलिन्स जो होते हैं बेसिकली एज़ अ फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। बीस इनको फूड के तौर पर यूज़ करते हैं इनको डायरेक्टली तो जो है वो ओल्डर लार्वा जो होते हैं उनको फीड करते हैं पॉलन पर। इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो ये रॉयल जेली भी बनाने में ये मदद करते हैं हमें एज़ अ प्रिकर्सर ऑफ रॉयल जेली। हनी बीज़ क्या करती हैं, ये कॉम्बिंग करती हैं, यानी कि कॉम्ब बनाती हैं, हनी बनाती हैं, स्वार्म भी कर जाती हैं, समटाइम्स उड़ जाती हैं, यानी कि माइग्रेट कर जाती हैं और उसके अलावा एयर कंडीशनिंग मैंने आपको बताया ना कि इनके जो विंग्स होते हैं वो एयर हाइव के अंदर वो कूलिंग इफ़ेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न मेथड्स क्या हैं एपीकल्चर के। टिपिकल जो मेन आजकल जो हमारे पास चल रहा है वो है मूवेबल हाइव्स। ये एक ऐसे हाइव्स होते हैं आप सर्च करना गूगल पर, एक ऐसे हाइव्स होते हैं जिनको हम उठाकर एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर हम पुट कर सकते हैं इनको और ये बहुत मॉडर्न मेथड है इसको। इसका जो है वो बहुत अच्छा-सा एक यूसेज है जिससे हम जो है वो हनी की प्रोडक्शन हासिल करते हैं। उसके बाद कुछ कॉइन एक्सक्लूडेड्स होते हैं, हनी एक्सट्रैक्टर्स हैं, अनकैपिंग नाइफ है और अदर इक्विपमेंट्स हैं। ये कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम एपीकल्चर करते हैं। तो जो एपीकल्चर में जो मूवेबल हाइव्स होते हैं, इनका साइज़ और नंबर जो है वो फ्रेम्स का वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू नीड हाउ मच अमाउंट वी नीड ऑफ द हनी। उसके बाद हमारे पास जो इनकी परफोरेशन साइज़ होती है, ज़िंक शीट्स इनके अंदर शीट्स होती हैं। वो होती है 0.375 सेंटीमीटर, but the thorax of the queen is 0.43 or and to 0.45, so queen cannot pass through the pore. ये जो हाइव्स होते हैं इनकी परफोरेशन साइज रखी जाती है 0.375 और जो क्वीन का थोरैक्स होता है वो होता है 0.43 से लेकर 0.45 तक ताकि क्वीन जो है वो उस बॉक्स में ना जाए जहाँ पर हनी जो है वो स्टोर किया जा रहा है। अगर वहाँ पर हनी क्वीन जाएगी तो फिर होगा क्या? होगा ये कि जो क्वीन है वो वहाँ पर अपने एग ले करेगी और जो हनी है वो वहाँ पर एग्स के साथ लार्वास के साथ जो है वो हमें मिलेगी। मतलब कि प्योर फॉर्म एक एक इस तरह नहीं मिल पाएगी हनी। इसलिए ये एपीकल्चर के अंदर हम एक एक ऐसा परफोरेटेड बॉक्स बनाते हैं जिसमें हनी को रखते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ और वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर क्वीन जो है वो वहाँ नहीं जा सकती, जहाँ पर हनी पड़ी होती है और क्वीन को जो है वो हम वहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि उसका थोरैक्स का साइज़ जो है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू जो शीट बनाते हैं हम उसके और वहाँ पर वर्कर भी जा सकती है और वहाँ पर वर्कर अपनी हनी स्टोर कर सकती है, बट क्वीन जो है वो नहीं जा सकती क्योंकि क्वीन जो है वो अपने बॉक्स में ही एग ले कर सकती है। कोन एक्सक्लूडर भी इसे कहा जाता है जिसमें क्वीन जो है वो पास नहीं कर पाती। इनमें हम वो बनाते हैं घास एक बना देते हैं इनमें जिससे जो है वो क्वीन ट्रैप हो जाती है। हनी एक्सट्रैक्टर जिससे हम हनी नाम से क्लियर है एक्सट्रैक्ट करना किसी चीज़ को निकालना, हनी एक्सट्रैक्टर यानी कि हनी को निकालना। ये वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स के ऊपर यानी कि एक मशीन है वो सर्कुलर फॉर्म में वो सर्कुलेट कर रही है और उससे हनी जो है वो हमें मिल रही है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सर्कुलर मोशन हो जाता है। हनी जो है वो हमें बाहर मिलती है विदाउट एनी डैमेज टू द कॉम्ब। कॉम्ब को जो है वो कोई डैमेज नहीं होता और हनी जो है वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाती है। अनकैपिंग नाइफ, नाइफ जो होती है वो हम यूज़ करते हैं ये जो बी वैक्स होता है ना उसको हटाने के लिए। अनकैपिंग नाइफ। दूसरे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें हाई बॉडीज़ कवर होती हैं जिनमें हम जब भी हम जाएँ हनी की एक्सट्रैक्शन के लिए तो हम अपनी बॉडीज़ को कवर करके जाएँ, फ्रेम पहन के जाएँ अपने फेस पर और बॉटम बोर्ड्स प्रोटेक्टिव क्लॉथ करके जाएँ, स्मोकर्स होते हैं धुआँ, वहाँ पर हनीज़ को थोड़े से टाइम के लिए बाहर भेजना या उनके जो हार्मोन्स होते हैं उनको एग्रेसिव बनाते हैं, वो उनके इफ़ेक्ट को कम करना, मिनिमाइज़ करना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्मोकर्स। हाइव टूल्स होते हैं, फीडर्स हम यूज़ करते हैं, इनसे फीड करवाते हैं हनी को। समटाइम्स क्या होता है ना फूड कम पड़ जाता है क्लाइमेट चेंज की वज़ह से तो वर्कर बीज़ को वो फूड नहीं मिल पाता तो हम क्या करते हैं शुगर सिरप्स यूज़ करते हैं, तो वो हम फीड करवाते हैं इनको। उसके बाद अनकैप एक नाइफ है, एक्सट्रैक्शंस है, कंटेनर्स है, इलेक्ट्रिक फैन्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, हनी या बी कीपिंग को मेंटेन करने के लिए।
इससे कुछ डिज़ीज़ेज़ भी होती हैं हमें। हनी बी क्या होती हैं, हनी बी को और हनी बी को डिज़ीज़ेज़ क्या हो सकती हैं, हम इसको देखते हैं। जो हनी बी होती है ना उसको मेनली नोज़ेमा डिज़ीज़ और उसके अलावा स्टोन ब्रूड, अमेरिकन फाउल ब्रूड ये डिज़ीज़ेज़ होती हैं जो कि इनके लार्वास को हनी बीज़ के लार्वास को अफ़ेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले है नोज़ेमा डिज़ीज़। नोज़ेमा डिज़ीज़ जो है वो नोज़ेमा एपिस डिज़ीज़ इसको कहा जाता है और इसका ये होती किस तरह है स्पोर फॉर्मिंग माइक्रोस्पोरेडियम इससे होती है ये और उसके बाद इसमें होता क्या है हाई प्रोडक्शन ऑफ एग laid by the queen of affected colony infected colony may fail to produce mature larva इसमें लार्वा जो है वो मैच्योर प्रोड्यूस नहीं हो पाते। इनमें ट्रीटमेंट क्या है हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं इसपे हम और उसके अलावा स्टोन ब्रूड क्या होती है एक ऐसी डिज़ीज़ जो कि एस्परजिलस फ्लेवस ये कॉज़ करता है स्टोन ब्रूड और ये एक फंजाई है। इसमें होता क्या है रिमूवल ऑफ द वुमीज़ बाय बीज़ रिजल्ट्स इन नेचुरल कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़, इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड द ह्यूमिडिटी। इनको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं वेंटिलेशन देकर और ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करके इनको मैनेज कर सकते हैं। ये भी ब्रूड को ही अफ़ेक्ट करती है। ब्रूड का मतलब होता है लार्वा, एग ये सारी चीज़ें जो है वो इन पर ही मेनली ये अफ़ेक्ट करते हैं। स्टोन ब्रूड डिज़ीज़ होती है जो कि एस्परजिलस फ्लेवस कॉज़ करता है, फंजाई एक ये अफ़ेक्ट करते हैं इनके ब्रूड पर, इनके लार्वा पर, इनके एग पर। उसके बाद अमेरिकन फाउल ब्रूड होती है, ये पेनिबैसिलस लार्वा जो है वो ये अफ़ेक्ट करता है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, ये भी क्या करते हैं, ये भी फाउल ब्रूड को डिज़ीज़ होती है, अमेरिकन फाउल ब्रूड ये कॉज़ करते हैं। इससे भी ये क्या करते हैं, ब्रूड को हनी के जो लार्वाज़ होते हैं, इन पर ये अफ़ेक्टेबल होते हैं। मैनेजमेंट किस तरह हम इनकी कर सकते हैं, स्टरलाइज़ द कोम्ब विथ इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करके हम कोम्ब को स्टरलाइज़ कर सकते हैं और उसके अलावा फ्यूमिगेशन चैम्बर्स के अंदर 43 डिग्री 48 1 ग्राम पर एल ये इनका अमाउंट दिया गया है कि इतना अमाउंट आप डालें इथाइलिन ऑक्साइड का उस चैम्बर के अंदर ताकि अमेरिकन फॉल ब्रूड जो है वो ट्रीट हो पाए। उसके बाद वैक्स मोथ है गैलेरिया मेलोनेला ए ग्रेटर वैक्स मोथ डू नॉट अटैक द बी डायरेक्टली बट फीड ऑन द वैक्स यूज्ड बाय द बीज टू बिल्ड देयर हनीकॉम्ब ये क्या करते हैं ये वैक्स पर बीज जो वैक्स होता है उस पर ये अफेक्ट करते हैं ये हनी पर अफेक्ट नहीं करते यानी कि पिछली जो डिजीजेस थी वो क्या कर रही थी वो ब्रूड पर यानी कि लार्वा पर और इसके अलावा एग पर अफेक्ट कर रही थी ना ये जो वैक्स मोथ होती है ये वैक्स पर अफेक्ट करती है। उसके बाद अगर हम देखें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है हनी की, तो हनी को हम फूड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, इससे हम ब्रेड्स, केक्स वगैरह बनाते हैं। मेडिकल यूज़ है इसका एज़ एंटीसेप्टिक, एज़ अ लैक्सेटिव्स और उसके अलावा लैक्सेटिव हम कहते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, जो मेडिसिन यूज़ होती है उनको हम कहते हैं लैक्सेटिव्स। एंटीसेप्टिक्स यानी कि जो वुंड होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेडेटिव्स और उसके अलावा आयुर्वेदिक और बहुत सारी जो मेडिसिनल सिस्टम है, फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स होते हैं, इनमें हम मेडिसिन्स के तौर पर जनरली हम इनको यूज़ करते हैं। एज़ अ क्यूरेटिव ऑफ अल्सर, अल्सर ऑफ टंग, एलिमेंट्री कैनाल का टंग का जो अल्सर होता है, उसको भी हम ट्रीट करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। अदर यूजेज़ इसके क्या होते हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव इन ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़, इन पोल्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्रीज़ और उसके अलावा इट इज़ यूज्ड टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, बैक्टीरियल कल्चर एंड इंसेक्ट डाइट। ये सारे उनके दूसरे जो है वो यूसेज होते हैं। तो ये था एपीकल्चर आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।